ये कहानी शुरू होती है एक बच्चे के जन्म से। जन्म के तुरंत बाद उसकी जांच की जाती है, ये देखने के लिए कि कहीं वो कमजोर, नाटा या अपंग तो नहीं है, क्योंकि स्पार्टा में ऐसे बच्चों को जीने का हक नहीं दिया जाता, उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन यह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होता है। जैसे ही वो 7 साल का होता है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे उसके घर से दूर ले जाया जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ उसे सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, अपने वतन के लिए मरना ही सबसे बड़ा गर्व है। ट्रेनिंग बेहद कठोर होती है, उसे लड़ाया जाता है, पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है ताकि वो दर्द से डरना ही भूल जाए। और जब ट्रेनिंग खत्म होती है तब आता है उसका असली इम्तिहान। उसे अकेले एक खौफनाक जंगल में भेज दिया जाता है। उस ठंडी अंधेरी रात में उसका सामना होता है एक खूंखार भेड़िए से, लेकिन वो डरता नहीं और आखिरकार वो उस भेड़िए को मार गिराता है। यहीं से साबित हो जाता है वो सिर्फ एक लड़का नहीं, एक योद्धा है। और जब वो वापस लौटता है तो उसे स्पार्टा का राजा बना दिया जाता है, राजा लियोनाइड्स। समय बीतता है और लगभग 30 साल बाद लियोनाइड्स के पास एक दूत आता है। ये दूत फारस से होता है और उसके राजा का नाम है ज़र्क्सिस, जिसके पास लाखों सैनिकों की विशाल सेना है। लियोनाइड्स उससे कहता है, बताओ दूत, क्या संदेश लाए हो? दूत जवाब देता है, हमारे शहंशाह ज़र्क्सिस चाहते हैं कि तुम उनकी अधीनता स्वीकार कर लो और इसके बदले में वे तुमसे सिर्फ जमीन और पानी मांगते हैं। लेकिन लियोनाइड्स ये सुनकर इनकार कर देता है। दरअसल ये दूत अपने साथ कई पराजित राजाओं के कटे हुए सिर और उनके ताज लेकर आया होता है ताकि लियोनाइड्स को डराया जा सके। इतना ही नहीं, वो लियोनाइड्स और उसकी रानी का अपमान भी करता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। लियोनाइड्स गुस्से में आकर उस दूत और उसके साथ आए सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है। अब लियोनाइड्स को पता है फारस की विशाल सेना जल्द ही यूनान पर हमला करने वाली है और उनका पहला निशाना होगा स्पार्टा। वो युद्ध करना चाहता है, लेकिन स्पार्टा के नियम अलग हैं। राजा होते हुए भी वो खुद से युद्ध का फैसला नहीं ले सकता। इसके लिए उसे जाना होगा ओरेकल्स के पास। ओरेकल्स वो युवतियां होती हैं जो देवताओं का संदेश इंसानों तक पहुंचाती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। स्पार्टा के कुछ बूढ़े और लालची लोग इन ओरेकल्स को अपने नियंत्रण में रखते हैं और उनके जरिए लोगों को मनचाहा ईश्वर का आदेश सुनाते हैं। लियोनाइड्स उनके पास जाता है और अपनी पूरी रणनीति बताता है। वो कहता है, अगर हम दुश्मन को पहाड़ी दर्रों यानी नरक के द्वार में रोक लें तो हम उन्हें हरा सकते हैं। लेकिन वे पाखंडी लोग उसकी बात सुनकर कहते हैं, पहले ये बताओ चढ़ावे में क्या लाए हो? लियोनाइड्स उन्हें सोना देता है। तब वे कहते हैं, यह समय उचित नहीं है, अगस्त का महीना है और कार्निया का त्योहार आने वाला है। स्पार्टा में इस दौरान कोई युद्ध नहीं लड़ा जाता। ये सब सुनकर लियोनाइड्स का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है, अगर हमने अभी युद्ध नहीं लड़ा तो स्पार्टा का हर एक जवान लड़ते लड़ते मरेगा, हमारे बच्चे और औरतें गुलाम बना लिए जाएंगे। लेकिन पाखंडी बुजुर्ग उसकी एक नहीं सुनते। वे कहते हैं, इसका फैसला ओरेकल्स करेंगी। वहाँ एक युवा लड़की होती है जिसके जरिए ईश्वर का संदेश सुनाया जाता है और संदेश आता है, अगर स्पार्टा युद्ध में गया तो सिर्फ स्पार्टा ही नहीं, पूरा यूनान खत्म हो जाएगा। इस समय हमें कार्निया का उत्सव मनाना चाहिए, युद्ध नहीं। यह सुनकर लियोनाइड्स पूरी तरह हताश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। ये सभी बुजुर्ग पहले से ही ज़र्क्सिस के साथ मिले हुए होते हैं। जैसे ही लियोनाइड्स वहाँ से जाता है, फारस के लोग आते हैं और उन पाखंडियों को सोने से नवाजते हैं। दरअसल पूरा ईश्वर का संदेश झूठ होता है। लालच में आकर उन्होंने स्पार्टा को धोखा दिया होता है, क्योंकि उन्हें वादा किया गया है सोना, ताकत और नई नई लड़कियां। अब लियोनाइड्स बेहद परेशान है। वो युद्ध करना चाहता है, लेकिन नियम उसे रोक रहे हैं। तभी उसकी रानी उससे पूछती है, मेरे राजा इतने परेशान क्यों हैं? लियोनाइड्स कहता है, मैं उस चीज को खत्म होते नहीं देख सकता जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। रानी शांत स्वर में जवाब देती है, आप ये मत सोचिए कि आप एक राजा हैं, एक पति हैं या एक पिता हैं। बस ये सोचिए कि आप एक आजाद इंसान हैं और एक आजाद इंसान इस स्थिति में क्या करता, वही कीजिए। ये शब्द लियोनाइड्स के भीतर आग जगा देते हैं। अगले ही दिन वो अपने 300 योद्धाओं को बुलाता है। ये स्पार्टा के सबसे बहादुर, सबसे खतरनाक सैनिक होते हैं। इनसे बेहतर योद्धा पूरे स्पार्टा में नहीं है और ये 300 लोग तय करते हैं वे ज़र्क्सिस की लाखों की सेना का सामना करेंगे। भले ही उन्हें पता है कि सामने मौत खड़ी है, लेकिन ये मौत से नहीं डरते। जब वे निकल रहे होते हैं तभी राज्य के कुछ सांसद उन्हें रोकते हैं। वे कहते हैं, ओरेकल्स और पुजारियों ने मना किया है, आप सेना के साथ युद्ध पर नहीं जा सकते। लियोनाइड्स मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं युद्ध पर नहीं जा रहा, मैं तो घूमने जा रहा हूँ और ये 300 सैनिक मेरे अंगरक्षक हैं। उसी सभा में एक गद्दार भी होता है, थेरॉन। वो पहले से ही ज़र्क्सिस के साथ मिला हुआ है। उसी ने पुजारियों को खरीदा होता है ताकि स्पार्टा हार जाए और सत्ता उसके हाथ में आ जाए। लेकिन लियोनाइड्स की चालाकी से उसकी पूरी योजना फेल हो जाती है और लियोनाइड्स अपने 300 योद्धाओं के साथ निकल पड़ता है नरक के द्वार की ओर, जहाँ फारस की सेना उनका इंतजार कर रही है। रास्ते में वे देखते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है, एक कुबड़ा आदमी जिसके हाथ में ढाल और भाला है। सेना आगे बढ़ती रहती है। तभी उन्हें एक गांव मिलता है जो पूरी तरह जला हुआ होता है। चारों तरफ तबाही, राख
और सन्नाटा। ये देखकर सभी के अंदर गुस्सा भर जाता है। तभी एक घायल बच्चा उनके पास आता है और गिर पड़ता है। वो कांपती आवाज में कहता है, यहाँ राक्षस आए थे, उनके पंजे थे, उन्होंने सबको मार डाला। ये सुनकर एक सैनिक कहता है, मैंने फारसी दानवों के बारे में सुना है, उन्हें मारा नहीं जा सकता। लियोनाइडस तुरंत जवाब देता है, उन्हें मारा जा सकता है या नहीं, इसका फैसला हमारी तलवार करेगी। और वे आगे बढ़ जाते हैं। संकरे रास्तों से गुजरते हुए वे आखिरकार समुद्र के किनारे पहुँचते हैं, जहाँ दूर दूर तक फारस के जहाज दिखाई दे रहे होते हैं, हजारों जहाज जो उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और तभी आसमान बदलने लगता है, बारिश शुरू हो जाती है, बिजलियां चमकने लगती हैं और समुद्र में उठता है एक भयानक तूफान। और उस भयानक तूफान की वजह से फारस के कई जहाज समंदर में डूब जाते हैं। ये देखकर यूनानी सेना खुशी से झूम उठती है। उन्हें लगता है दुश्मन कमजोर पड़ चुका है, लेकिन एक आदमी बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, लियोनाइड्स। उसे पता है ये सिर्फ शुरुआत है। जब वे पहाड़ी की दूसरी चोटी पर पहुंचकर नीचे देखते हैं तो उनकी खुशी पल भर में खत्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ हजारों जहाज अब भी खड़े हैं और फारस की सेना लाखों में है। इतनी बड़ी सेना जिसे हराना लगभग नामुमकिन लगता है, लेकिन लियोनाइड्स के पास एक योजना है। वे जिस जगह खड़े हैं उसे कहते हैं नरक का द्वार। ये एक संकरा पहाड़ी रास्ता है जहाँ से स्पार्टा की ओर जाने का सिर्फ एक ही मार्ग है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इन तंग रास्तों में फारस की पूरी सेना एक साथ हमला नहीं कर सकती। उन्हें छोटे छोटे समूहों में आना पड़ेगा और यहीं पर स्पार्टन योद्धा उनका सामना करेंगे। लियोनाइडस अपने सेनापति से पूछता है, क्या हमारे पीछे से आने का कोई और रास्ता है? सेनापति जवाब देता है, नहीं महाराज, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तभी वहाँ एक आदमी आता है, एफियाल्टेस, वही कुबड़ा व्यक्ति जो पूरे रास्ते उनका पीछा कर रहा था। वो कहता है, महाराज, एक रास्ता है पश्चिम की चट्टानों के बीच, एक गुप्त रास्ता जिसे चरवाहे इस्तेमाल करते हैं। अगर फारस की सेना वहाँ से आ गई तो वे हमें चारों तरफ से घेर सकते हैं। फिर वो आगे बढ़कर कहता है, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं भी लड़ना चाहता हूँ, मैं फारसियों को मारूंगा। लियोनाइडस उसकी बात ध्यान से सुनता है और फिर कहता है, अपनी ढाल उठाओ, जितना ऊपर उठा सकते हो। एफियाल्टेस पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ढाल को ठीक से उठा नहीं पाता। ढाल बहुत भारी होती है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लियोनाइड्स गंभीर आवाज में कहता है, मैं तुम्हारी हिम्मत और जज्बे की कद्र करता हूँ, लेकिन तुम युद्ध में नहीं लड़ सकते, क्योंकि हर स्पार्टन योद्धा अपनी ढाल से अपने बाएं खड़े साथी की रक्षा करता है और एक कमजोर कड़ी हम सबको मरवा सकती है। कुछ पल रुककर वो नरमी से कहता है, अगर तुम मदद करना चाहते हो तो घायल सैनिकों की सेवा करो, यह भी एक बड़ी सेवा होगी। फिर वो धीरे से कहता है, मुझे माफ करना मेरे दोस्त, और वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर एफियाल्टेस का दिल टूट जाता है। उसका सपना था एक योद्धा बनना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना, लेकिन आज वो सपना उसी के सामने टूट गया। गुस्से और दर्द में वो अपना भाला, अपनी ढाल, सब कुछ फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। अब फारसी सेना आगे बढ़ती है और सामने खड़े होते हैं सिर्फ 300 स्पार्टन, लेकिन ये 300 किसी आम सैनिक की तरह नहीं लड़ते। ये तूफान बनकर टूट पड़ते हैं। वे ज़र्क्सीस के हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं और पहली ही भिड़ंत में एक बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं। यह देखकर खुद ज़र्क्सीस लियोनाइड्स से मिलने आता है। वो कहता है, तुम्हारा कबीला बेमिसाल है और तुम एक देवता के सामने खड़े होकर भी बेखौफ हो, लेकिन मेरे खिलाफ खड़ा होना समझदारी नहीं है। लियोनाइड्स बिना डरे जवाब देता है, तुम्हारे पास गुलाम ज्यादा हैं, योद्धा कम, और बहुत जल्द उन्हें तुम्हारे कोड़ों से ज्यादा स्पार्टन भालों का डर होगा। ज़र्क्सीस मुस्कुराते हुए कहता है, वे कोड़ों से नहीं, मेरी ताकत से डरते हैं। मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें पूरे यूनान का सेनापति बना दूंगा, बस मेरे सामने घुटने टेक दो। लियोनाइडस हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुम बहुत दयालु हो राजाओं के राजा, लेकिन तुम्हारे सैनिकों को मारते मारते मेरे घुटनों में अकड़न आ गई है, इसलिए घुटने टेकने का सवाल ही नहीं उठता। ज़र्क्सीस उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन लियोनाइडस एक सच्चा योद्धा है। वह बिना डरे उसे ठुकराकर चला जाता है। अब गुस्से में ज़र्क्सीस अपनी सबसे खतरनाक सेना भेजता है। ये साधारण सैनिक नहीं होते, बल्कि डरावने प्रशिक्षित हत्यारे होते हैं। लेकिन ये 300 स्पार्टन फिर भी पीछे नहीं हटते। वे एक एक करके सबको खत्म कर देते हैं। यहाँ तक कि एक विशाल और खौफनाक योद्धा भी आता है जिसे हराना नामुमकिन लगता है, लेकिन लियोनाइड्स उसे भी मार गिराता है और एक बार फिर मैदान स्पार्टनों के नाम होता है। अब पहली बार लियोनाइड्स को उम्मीद दिखती है कि शायद ये नामुमकिन जंग जीती जा सकती है। अगली सुबह ज़र्क्सीस और भी बड़ी सेना के साथ आता है। उसके साथ होते हैं अजीब और खतरनाक योद्धा
जादूगर और डरावने जानवर। लेकिन उन संकरे रास्तों में संख्या का कोई मतलब नहीं होता। स्पार्टन और उनके साथ जुड़े आर्केडियन योद्धा हर लहर को तोड़ देते हैं। वे दुश्मन की सेना और उनके खतरनाक जानवरों को भी खत्म कर देते हैं। इस हार के बाद खुद को देवता कहने वाला ज़र्क्सीस भी गुस्से और डर से भर जाता है और गुस्से में अपने ही सेनापति को मार डालता है। लेकिन इस जीत की भी एक कीमत होती है। स्पार्टन सेनापति का बेटा इस युद्ध में शहीद हो जाता है, इसलिए कोई जश्न नहीं मनाया जाता। दूसरी तरफ एफियाल्टस वही कुबड़ा व्यक्ति जिसे लियोनाइड्स ने ठुकरा दिया था, अब ज़र्क्सीस के पास पहुंचता है। ज़र्क्सीस उसे कहता है, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा, बस मुझे वो रास्ता बता दो जिससे मैं उन्हें चारों तरफ से घेर सकूं। लालच और बदले की आग में एफियाल्टस मान जाता है। वो कहता है, मुझे सब चाहिए, दौलत, औरतें और एक पहचान। ज़र्क्सीस मुस्कुराता है, तुम्हें सब मिलेगा। उधर स्पार्टा में रानी गॉर्गो कोशिश कर रही होती है कि सेना भेजी जाए, लेकिन संसद को मनाना आसान नहीं है। अधिकांश लोग उसके खिलाफ होते हैं और उनमें सबसे बड़ा गद्दार होता है थेरॉन। वो पहले से ही ज़र्क्सीस से मिला हुआ है और बिल्कुल नहीं चाहता कि मदद भेजी जाए। रानी उसे रात में मिलने के लिए बुलाती है। वो कहती है, मुझे संसद में तुम्हारे वोट की जरूरत है, अगर तुम साथ दोगे तो हम उन 300 योद्धाओं की मदद कर पाएंगे। थेरॉन ठंडी आवाज में कहता है, मैं उनकी मदद क्यों करूं? मुझे क्या मिलेगा? रानी जवाब देती है, वो तुम्हारे राजा हैं। थेरॉन मुस्कुराता है, जंग और राजनीति अलग होती हैं। रानी समझ जाती है कि वो क्या चाहता है। वो पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? थेरॉन की नजरों में लालच साफ होता है और अंत में रानी मजबूरी में उसकी शर्त मान लेती है। अगली सुबह संसद में थेरॉन अपना वादा तोड़ देता है। वह रानी पर ही झूठे आरोप लगा देता है। ये देखकर रानी का गुस्सा फूट पड़ता है और वहीं वो उसे खंजर से मार देती है। जैसे ही थेरॉन गिरता है, उसके कपड़ों से सोने के सिक्के गिरते हैं और उन सिक्कों पर ज़र्क्सीस की मोहर होती है। अब सब समझ जाते हैं वो गद्दार था। संसद में हर कोई उसे गद्दार कहने लगता है और रानी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब सब कुछ बदलने वाला है। नरक के द्वार पर एफियाल्टस ज़र्क्सीस की सेना को वो गुप्त रास्ता दिखा देता है जिससे वे स्पार्टनों को चारों तरफ से घेर सकते हैं। जब दुश्मन उस रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है तो एक आर्केडियन सैनिक को ये बात पता चल जाती है। वो भागता हुआ लियोनाइड्स के पास आता है, हांफते हुए कहता है, हम मारे गए, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। फारसी सेना पीछे के रास्ते से आ रही है, सुबह तक वे हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। लेकिन लियोनाइडस शांत खड़ा रहता है। वो कहता है, स्पार्टन न भागते हैं और ना ही घुटने टेकते हैं, चाहे सामने मौत ही क्यों न हो। ये सुनकर आर्केडियन सैनिक डर जाते हैं और वे लौट जाते हैं क्योंकि वे बेवजह मरना नहीं चाहते। अब लियोनाइड्स और उसके 300 योद्धा जानते हैं मौत उनका इंतजार कर रही है। वो अपने एक सैनिक को बुलाता है और उससे कहता है, तुम वापस जाओ और सबको बताना कि यहाँ क्या हुआ था, हमारी कहानी, हमारी जीत सबको सुनाना। डिलियोस पूछता है, क्या कोई संदेश है आपकी रानी के लिए? लियोनाइड्स कुछ पल सोचता है, फिर कहता है, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वो अपना लॉकेट निकालकर उसे दे देता है और डिलियोस वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह स्पार्टनों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ज़र्क्सीस का दूत आगे आता है और कहता है, अपने हथियार डाल दो, तुम्हें पूरे यूनान का सेनापति बना दिया जाएगा। स्पार्टा पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, बस ज़र्क्सीस के सामने घुटने टेक दो। वहीं एफियाल्टस भी खड़ा होता है। वो लियोनाइड्स से कहता है, मैं तुमसे विनती करता हूँ, इनकी बात मान लो, अपने साथियों की जान बचा लो। लियोनाइड्स कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। उसे वो रात याद आती है जब उसने अकेले एक खूंखार भेड़िए का सामना किया था और उसे मार गिराया था। अब वो धीरे धीरे अपना कवच उतार देता है, अपनी ढाल फेंक देता है और एफियाल्टस की तरफ देखकर कहता है, मेरे भाई तुम्हारी उम्र लंबी हो। फिर वो अपना भाला भी फेंक देता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। उसे अपनी रानी याद आती है जिससे वो बेहद प्यार करता है। सब कुछ जैसे खत्म हो चुका है, लेकिन तभी वो अचानक अपने सैनिक को आवाज देता है, स्टीलियोस, और अगले ही पल स्टीलियोस दौड़ता हुआ आता है। लियोनाइड्स के कंधे का सहारा लेकर उछलता है और ज़र्क्सीस के दूत को भाले से मार गिराता है। ये एक संकेत था आखिरी लड़ाई का। ज़र्क्सीस चिल्लाता है, खत्म कर दो इन्हें, और तभी लियोनाइड्स उठता है, अपना भाला उठाता है और पूरी ताकत से ज़र्क्सीस की तरफ फेंकता है। भाला उसके चेहरे को छूता हुआ निकल जाता है और फिर हजारों तीर आसमान को ढक लेते हैं और बरस पड़ते हैं लियोनाइड्स और उसके 300 योद्धाओं पर। और इसी तरह वे सब स्पार्टा और यूनान के लिए शहीद हो जाते हैं। दूसरी तरफ डिलियोस वापस स्पार्टा पहुंचता है। वो रानी को लियोनाइड्स का लॉकेट देता है। रानी समझ जाती है अब लियोनाइड्स इस दुनिया में नहीं रहा। वो चुपचाप वो लॉकेट अपने बेटे को पहना देती है। इसके बाद डिलियोस संसद के सामने खड़ा होता है और कहता है, राजा को ना कोई स्मारक चाहिए था, ना कोई गीत, बस एक ही इच्छा थी कि उन्हें याद रखा जाए। और फिर दृश्य बदलता है। डिलियोस के सामने खड़ी होती है 10,000 स्पार्टनों की सेना और सामने ज़र्क्सीस की विशाल फौज। डिलियोस ऊंची आवाज में कहता है, इनके दिलों में डर है क्योंकि ये अभी तक 300 स्पार्टनों का कहर नहीं भूले हैं और
और फिर सभी स्पार्टन अपनी तलवारें उठाते हैं और एक साथ दुश्मन की ओर बढ़ते हैं। एक नई जंग, एक नई कहानी शुरू होती है और यहीं पे ये कहानी समाप्त हो जाती है।